मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज सुशासन पर चर्चा करें। इसके लिए अंग्रेजी शब्द है गुड गवर्नेंस। सरकार की स्थापना प्रत्येक देश में की जाती है। सरकार का काम है शासन करना। शासन कैसे करना? शासन का संगठन प्रत्येक देश के संविधान की व्यवस्था के अनुरूप होता है। तो कहीं पर चाहे निर्वाचित सरकार हो या प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो या कहीं पर मुख्य कार्यपालिका के द्वारा गठित की गई व्यवस्था हो, लेकिन सरकार का काम है देश का शासन संचालन करना। इस सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यदि निर्वाचित सरकार है तो व्यवस्थापिका भी निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। कार्यपालिका भी निर्वाचित होती है। कार्यपालिका का निर्वाचन होता है। विभिन्न देशों में अलग अलग पद्धतियां हैं। न्यायपालिका का काम सरकार से अलग माना जाता है। सामान्य रूप में हम कहते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका आपस में मिलकर के काम करते हैं। न्यायपालिका को सरकार का अंग नहीं माना जाता, इसलिए कि न्यायपालिका के कार्यों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप न हो, इसलिए न्याय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है और यह निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से आवश्यक भी है। अब सरकार की चर्चा करें। सरकार का काम है देश का शासन संचालित करना। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी। उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका के द्वारा नीति निर्माण किया जाएगा और कार्यपालिका नीति निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार की कार्यवाहियां करती है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सुशासन और सुशासन में अंतर क्या है? सामान्य रूप में शासन का मतलब होता है सरकार जो देश को चलाती है। इस शासन में जब अच्छाई आती है, सुशासन, सु मतलब बढ़िया, अच्छा, उत्कृष्ट। तो जहां पर शासन उत्कृष्ट होता है उसे सुशासन कहते हैं। लेकिन सुशासन केवल कहने की बात नहीं है, व्यवहार में भी होना चाहिए। प्राचीन भारत के 1-2 उदाहरण को देखिएगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का भागी होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो भी व्यवस्थाएं उसके द्वारा की गई हैं उसमें ये पूरे के पूरे सुशासन के प्रतीक हैं। कौटिल्य स्वयं अर्थशास्त्र में कहता है, राजा आम जनता के लिए है। राजा के पास कोई भी मिलने के लिए आए और यदि उसे प्रतीक्षा करनी पड़े तो उस राजा को उस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। देखिए, कौटिल्य अपने राजा के लिए कितने कठोर नियम बनाता है। मतलब कि शासक को उदार होना चाहिए, आम जनता से मिलने के लिए, आम जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चाहे महाभारत हो, चाहे शुक्र नीति हो, चाहे बृहस्पति का नीति हो, चाहे मनु की मनुस्मृति हो। आप किसी भी प्राचीन भारत के किसी भी पुस्तक को देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ को देख लीजिए, जो भी उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं ये सब सुशासन के प्रतीक हैं। और कौटिल्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसी सुशासन की स्थापना की थी और उसमें वह सफल हुआ था। तो भारत के लिए सुशासन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बीच भारत में जिन जिन शासकों का या जिन जिन वंशों का शासन हुआ, मुगल शासन आया, उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन आया, तो इन्होंने पूरी व्यवस्था को ही चौपट कर दिया और अपने ढंग से उन्होंने शासन व्यवस्था को स्थापित कर संचालित करने का काम किया। सुशासन का जो तत्व था वो भारतीय प्रशासन से, शासन से पूरी तरह से समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने अपनी इच्छा, अपनी व्यवस्था को हम पर लादा
और जब 1947 में हमको आजादी मिली तो हमको आजादी तो मिल गई, लेकिन जो व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने स्थापित की थी उस व्यवस्था को हमने यथावत आगे बढ़ाया। भारत की परिस्थिति, भारत के परिवेश, भारत की संस्कृति के अनुरूप उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यही कारण है कि आज की तारीख में भी हजारों ऐसे कानून हैं जो आज सर्वथा अनुपयोगी हो गए हैं, और उनमें से सैकड़ों ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों ने किसी जमाने में बनाए थे। तांगा गाड़ी और बैलगाड़ी के जमाने के जो कानून उन्होंने बनाए थे, ये कानून आज भी चल रहे हैं। इससे बढ़कर विडंबना हमारे लिए क्या हो सकती है कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए जो व्यवस्थाएं स्थापित की थी, जो कानून बनाए थे, वही कानून आज भी भारत में जीवित हैं और उसी के अनुसार हम आज भी संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे में सुशासन कैसे आएगा? क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में शासन करना था, दबाव डालना था, भारत को पराधीन करना था। उनका उद्देश्य सुशासन करना नहीं था। लेकिन हम लोग अभी भी आज उसी को पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता हम में विकसित हो गई है। शुरू से ही हमको ऐसी मानसिकता में बढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश पद्धति बहुत अच्छी है, प्राचीन भारत की पूरी पद्धति दकियानुसी है और अंधविश्वास पर आधारित है। और हम कभी भी यदि भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हैं तो हमको दकियानुसी कह करके चिढ़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। हमें यह बात कूट कूट कर भर दी गई है कि बिना अंग्रेजी के आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी आगे बढ़ जाइए, यदि अंग्रेजी आपको नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी की अज्ञानता हमें एक हीन भावना को उत्पन्न करती है। तो ऐसे में सुशासन आए तो आए कैसे? तो देखें परिभाषा को। मिनोचा कहते हैं कि सुशासन में राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब कि राजनीति जो भी काम करेगा, प्रशासन शासन जो भी काम करेगा, उसमें उत्तरदायित्व का भाव होगा। स्वतंत्रता होगी, कार्य करने की स्वतंत्रता, लोगों को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी, और सूचना में पारदर्शिता होगी। शासन जो भी काम करेगा वह पारदर्शी होगा। मतलब शासन के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों की जानकारी समय समय पर जनता को मिलती रहेगी। शासन कोई जानकारी छुपा नहीं सकती। जो काम हो रहा है उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि पारदर्शिता नहीं हुई तो उससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। तो सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए और सरकार तथा समाज में निरंतर सहयोग होना चाहिए। जब तक सरकार और समाज में अंतरक्रिया नहीं होगी, अंतरक्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग चीजें हैं। प्रतिक्रिया क्या है? जैसे आपने गर्म तवे में तेल डाला और तेल के ऊपर पानी के कुछ छींटे आपने डाल दिया तो वह प्रतिक्रिया होगी, चरचराहट होती है। लेकिन जब आप पानी में शक्कर घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो वह अंतरक्रिया हुई। सरकार और समाज के बीच अंतरक्रिया होनी चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यह हो सकता है कभी शासन ऐसा कोई कानून बनाते हुए जो जनता को अच्छा न लगे, तब बात दूसरी है, तब प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन सामान्यतया जो भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो हमेशा जनता के हितों के अनुरूप कानूनों का निर्माण करती हैं, व्यवस्था का संचालन करती हैं। तो जिस व्यवस्था में ये सब चीजें होती हैं उसे सुशासन कहते हैं। और रेने डिस्कोर्टेस लिखते हैं कि एक सुशासित राज्य वह है जिसमें कानून भले ही कम हो लेकिन कानूनों पर अमल कठोरता से और अच्छी तरह से होता हो। कानून का होना न होना बात अलग है, लेकिन कानून का पालन अच्छी तरह से होना चाहिए। कानून का पालन करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज शासन के पास हजारों कानून हैं हमको नियंत्रित करने के लिए, लेकिन क्या आप सहज रूप में कानून का पालन करते हैं? या कानून का पालन करते हुए आप कितना सहज अनुभव करते हैं? मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, सड़क में जा रहे हैं, ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करते हैं,
जबकि कानून है, नियम है, उन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। लेकिन जब आप गलत साइड से जा रहे हैं, कार में बिना बेल्ट लगाए आप बैठे हुए ड्राइव कर रहे हैं, दोपहिया वाहनों में आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं, क्या आपको संकोच होता है? संकोच नहीं होता। संकोच क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कानून का उल्लंघन सहज भाव में करने की। 1947 के पहले भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश कानूनों का विरोध करते थे, उन कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करना उद्देश्य था। नियत भारतीयों की अच्छी थी, हमें स्वतंत्रता चाहिए था, इसलिए ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया जाता था। लेकिन अब तो आपको आजादी मिल गई है, अब आपको कानून का पालन सहज भाव से करना चाहिए। और यदि कानून के पालन के प्रति आप में सहज भावना नहीं है, वहां पर सुशासन आ ही नहीं सकता। सुशासन केवल सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति नहीं है, यह जनता के व्यवहार से भी संबंधित है। जनता जितना अच्छी तरह से काम करेगी, कानून के प्रति उसके मन में जितना आदर का भाव होगा, पालन का भाव होगा, सुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा, अन्यथा नहीं। अब देखें विशेषताएं, सुशासन की विशेषताएं क्या होती है। बिल्कुल अच्छे से अच्छे शासन को आप अच्छा से अच्छा शासन आप किसे कहेंगे? जिसमें सबसे पहले सहभागिता, जन सहभागिता के बारे में पिछले व्याख्यान में चर्चा हो गई है। तो जनता की सरकार के कार्यों में सहभागिता होनी चाहिए। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, नीतियों के क्रियान्वयन में, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सभी चीजों में जनता की पूरी सहभागिता होनी चाहिए। इससे जनता की सक्रियता बढ़ती है। जनता यदि सक्रिय होगी, नागरिक सक्रिय होंगे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए, शासन को हमेशा सजग रहना पड़ेगा। और चूंकि जनता सुप्तावस्था में हमेशा रहती है, इसलिए प्रशासन भी ढिलाई करता है, प्रशासन में अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा है उत्तरदायित्व। प्रशासन को उत्तरदायी होना चाहिए। किसके प्रति? जनता के प्रति और अपने उच्च अधिकारी, अपने विभाग के प्रति। यह उत्तरदायित्व दोहरी तलवार के समान है। बीच में प्रशासन काम करता है, उसे जनता के प्रति भी उत्तरदायी होना है, क्योंकि जनता के लिए ही नियमों का निर्माण करके उनको क्रियान्वित किया जाता है। तीसरा आम सहमति। प्रत्येक कार्य के लिए आम सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुमत है तो बहुमत के बल पर आप कोई भी प्रस्ताव पारित करवा दीजिए, कोई भी विधेयक पास करवा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सबसे बढ़िया उदाहरण आप भारत के संविधान सभा की कार्यवाहियों को पढ़ करके आप दे सकते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो कई विषयों पर सदस्यों के बीच मतभेद बहुत सामने आते थे, लेकिन उनको मनाया जाता था, उनको कन्विंस किया जाता था, उनको आश्वस्त किया जाता था कि यह व्यवस्था देश के लिए अच्छी है, आप जो व्यवस्था बोल रहे हैं उसको लागू करने में असुविधा होगी। तो वहां पर आम सहमति को ज्यादा महत्व दिया जाता था। क्या आज आम सहमति को महत्व दिया जाता है? बहुमत दल को हमेशा अपने बहुमत का घमंड होता है। अल्पमत विरोध करने के लिए विरोध करता है। कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि केवल आरोप लगाए जाते हैं, बिना किसी सिर पैर के केवल हंगामा करना है उनका उद्देश्य होता है। तो वहां पर आम सहमति किसी विषय पर कैसे बनेगी? तो आम सहमति होनी चाहिए, तब जाकर सुशासन आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। चौथा है पारदर्शिता। मान लीजिए सड़क बनना है, तो सड़क में कौन से क्वालिटी का मटेरियल यूज होगा, विभिन्न चीजों का अनुपात क्या होगा, कितने दिन में बनेगा, उसकी लागत कितनी है, किस ढंग से काम हो रहा है, तमाम चीजों के बारे में एक छोटा सा उदाहरण बताइए। इसके अलावा शासन के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं सब में स्पष्टवादिता होनी चाहिए, पारदर्शिता। ऐसा नहीं कि प्रशासन आपसे कोई चीज छुपाए,
यदि छुपाए मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए छुपा रहा है। जब ईमानदारी से काम होगा उसमें पारदर्शिता अवश्य आएगी। फिर प्रभावशालीता, शासन को प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली का होने का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम हमको मिलना चाहिए, सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए, ये प्रभावशालीता है। कार्यकुशलता, कार्यकुशलता का मतलब समय पर काम होना चाहिए, समय की पाबंदी। अब भारत में तो समय मतलब आप समझ लीजिए, हम कहते हैं अमेरिकन टाइम और इंडियन टाइम बोलते हैं। आप किसी भी नेता को बुलाइए, 1 बजे बुलाइए 3 बजे आएगा, 2 बजे बुलाइए 5 बजे आएगा। कहीं पर आम सभा का आयोजन हो रहा है, किसी बड़े नेता को आप बुला रहे हैं 12 बजे, आ रहा है 3 बजे। ऐसे में कार्यकुशलता कैसे आएगी? फिर जनहित के अनुरूप निर्णय और कार्य, जनता जो भी काम देखती है, जनता की प्रतिक्रिया सामने आना चाहिए, रिस्पांस आना चाहिए। यदि रिस्पांस नहीं आएगा, प्रशासन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो जनता को सक्रिय होना चाहिए। फिर न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए, किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है, तो कानून सब पर लागू होगा, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है, इंग्लैंड में यदि आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उसको जो सजा मिलेगी, यदि प्रधानमंत्री भी उसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी। तो उसको कहते हैं कानून का शासन। कानून न्याय संगत होना चाहिए और न्याय संगत ढंग से उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। और अंतिम में विधि का शासन, व्यक्ति का शासन नहीं, कानून का शासन होना चाहिए। मतलब यदि व्यक्ति कोई शासन करेगा तो कानून के अनुसार करे, व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता। जैसा कानून है उसी कानून के अनुरूप पूरी व्यवस्था की स्थापना और उसका संचालन होना चाहिए, ये विधि का शासन। तो ये 9 चीजें सुशासन की विशेषताएं मानी जाती हैं। अब देखें सुशासन के मार्ग में बाधाएं। यदि किसी मार्ग में बाधाएं अधिक हों तो वह चीज बहुत ही दुरूह हो जाती है, जटिल हो जाती है, उसकी प्राप्ति वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। देखिए विशेषताएं 9 हैं जबकि बाधाएं अधिक हैं। भारत के संदर्भ में इनकी चर्चा करें। देखिए सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता। भारत में बहुदलीय पद्धति है और बहुदलीय पद्धति होने के कारण संसदीय सरकारें बहुत ज्यादा गिरती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं। सोचिए कि श्रीमती गांधी का शासन 1977 में समाप्त होने के बाद जो सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकार को छोड़ दीजिएगा जब तक श्रीमती गांधी जीवित थी, और उसके बाद जब राजीव गांधी का पहला कार्यकाल हुआ, तो बाकी पूरे समय में लगभग 2004 तक या 1999 तक लगभग 20-25 वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति रही। अटल बिहारी वाजपेयी बने जिन्होंने एक मिलीजुली सरकार को 5 वर्ष तक बढ़िया चलाया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में 22-23 दल थे। 2004 में जो यूपीए की सरकार बनी और 2014 तक रही, घोटाले पर घोटाले होते रहे, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं। जब इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो कैसे करके हम सुशासन की अपेक्षा करेंगे? 2014 के बाद अभी तक स्थिर सरकार बनी हुई है केंद्र में, लेकिन कब तक? जैसे केंद्र में अस्थिर सरकार आएगी, पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यह तो हुआ केंद्र की बात। राज्यों में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हम आए दिन देखने को मिल पाते हैं। और इसका परिणाम क्यों? क्योंकि बहुदलीय पद्धति है और क्षेत्रीय दल की प्रधानता है। पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों में क्षेत्रीय दलों की भरमार हो गई है। क्षेत्रीय दलों का दृष्टिकोण केवल अपने राज्य तक सीमित होता है। उनका विचार, उनकी दृष्टि, उनकी नजर, उनका दृष्टिकोण संकीर्ण होता है।
और ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसे क्षेत्रीय दल के प्रतिनिधि भी चुन करके राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। तो कैसे करके देश में सुशासन की स्थिति आएगी? कैसे करके शासन सही ढंग से कोई कानून बना सकेगा? तो एक तो बहुदलीय पद्धति, ऊपर से क्षेत्रीय दल, नीम करेला के ऊपर नीम चढ़ा। तीसरा, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण। इसके बारे में जितनी भी बातें कही जाएं सब कम है। केंद्र सरकार ने एन वोहरा कमेटी बनाया था कि वह इस चीज की जांच करे, अध्ययन करे और रिपोर्ट देवे कि राजनीति और अपराधी के बीच क्या संबंध है। वो तो रिपोर्ट उसने दिया और वो कूड़े के ढेर में कहीं पर पड़ा होगा, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि संसद में लगभग 48% सदस्य ऐसे हैं जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, और प्रांतों में लगभग 56% विधायक ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण चल रहा है। क्योंकि राजनीति को अपराधियों का सहयोग चाहिए। जब तक अपराधी सहयोग नहीं करेंगे, राजनीति में आप सरवाइव नहीं कर सकते। और जब ऐसा व्यक्ति राजनीतिक नेता बन जाता है, प्रतिनिधि बन जाता है, तो वह अपराधियों को संरक्षण देता है। ईमानदारी से आप चुनाव जीत नहीं सकते। एक उदाहरण दूं, 1998 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल करके 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, 1998 के चुनाव में वो दिल्ली से हार गए थे। 1998 में उनकी इमेज ऐसी थी कि पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका नाम हुआ करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। इतनी योग्यता थी उनमें। उन्होंने 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति को लागू किया, लेकिन 1998 के चुनाव में हार गए थे। क्यों? ईमानदार थे, बुद्धिमान थे, राजनीतिक तिकड़मबाजी उनको नहीं आती थी। तो राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि प्रत्येक संसद सदस्य जब चुन करके संसद में पहली बार पहुंचता है और वह शपथ लेता है, तो वह सबसे बड़ा झूठा शपथ लेता है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने के शपथ लेता है और पूरे 5% तक बेईमानी को छोड़ करके कोई काम नहीं करता। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट। पहले के जमाने में जब स्वतंत्रता सेनानी संसद में पहुंचते थे, विधानसभा में पहुंचते थे, एक निश्चित राजनीतिक मूल्यों को लेकर चलते थे। उन मूल्यों की स्थापना के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होते थे। उनमें त्याग का भाव था, राष्ट्रीयता की भावना थी। आज कुछ भी नहीं, केवल एक चीज, कुर्सी। कुर्सी चाहिए, इसके बदले में आपको जो करना है कर लीजिए, हमको केवल कुर्सी दे दीजिए। तो ऐसे यदि मूल्य होंगे तो सुशासन कैसे आएगा? एक प्रतिनिधि, मान लीजिए 10 लाख रुपए खर्च करने की सीमा है चुनाव में, तो वह कम से कम 3-4 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसकी भरपाई वह इन 5 वर्षों में कर लेता है। जितना खर्च किया उससे कम से कम 10 गुना वह वसूल कर लेता है, तब जाकर के वह उसको अच्छा लगता है। फिर संसद में गिरता स्तर, संसद में गिरता हुआ स्तर। संसद क्या है? इन राजनीतिक नेताओं के युद्ध का, विरोध का एक बहुत बड़ा मंच है। संसद में देख लीजिए, आए दिन किसी किसी मैटर को लेकर के, किसी न किसी विषय को लेकर के हंगामे होते हैं। पहले 1 घंटा के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित होती है, फिर 2 घंटे के लिए, अल्टीमेटली दिन भर के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। संसद के 1 मिनट पर जनता का लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होता है।
और हमारे सांसद, माननीय सांसद, केवल हंगामा करके संसद की कार्यवाही को ठप्प कर देते हैं। दूषित प्रशासनिक व्यवस्था दूषित है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो प्रशासक हैं वे अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। एक बार उस पद पर चुन लिए गए, नियुक्त कर लिए गए, तो समझ लीजिए पूरी व्यवस्था उनके लिए तुच्छ है। उनमें रौब दाब होता है। बिल्कुल अंग्रेज इसी प्रकार से जो करते थे वही सब सिखा पढ़ा करके वो लोग गए हैं और आज तक ये अभी भी यथावत चल रहा है। आईएएस अधिकारी अन्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। एक बार आईएएस बन जाइए, जीवन भर आईएएस बनकर रहिए। आप से वो बात ही नहीं करेंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आप उससे कोई चर्चा कर ही नहीं सकते क्योंकि आईएएस है। तो ये जो प्रशासनिक दूषण है इसने पूरा बर्बाद कर डाला है। फिर उत्तरदायित्व का अभाव। जहां ये सब चीजें होंगी उत्तरदायित्व कैसे आएगा? कोई भी काम करिए, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं। किसी भी जगह चले जाइए, निर्माण भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है। एक ने आकर के निर्माण किया, 4 दिन के बाद उसका विध्वंस, उसको तोड़ ताड़ करके फिर से नए सिरे से बना रहे हैं। तो निर्माण, विध्वंस ये सब होते रहता है। आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपसे कोई जवाब क्या मांगेगा? फिर लाल फीताशाही, अनावश्यक देरी को लाल फीताशाही कहते हैं। पूरा काम फाइल के माध्यम से होता है, कागज दुरुस्त, काम सुस्त। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। 1992-93 के आसपास की बात है। गन्ना का उत्पादन कम हुआ। सरकार ने देखा कि गन्ना का उत्पादन कम हुआ है तो शक्कर की कीमत बढ़ सकती है। तो उसने सोचा कि अंतरराष्ट्रीय मंडी में शक्कर की कीमत अभी कम है, खरीद लिया जाए। लेकिन लाल फीताशाही आई। उसने जानकारियां मंगाई पूरे देश भर से कि गन्ने की पैदावार की स्थिति बताइए। जानकारी प्राप्त करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद शक्कर की जो पहले 15 रुपए थी, एक उदाहरण के लिए, जो 15 रुपए थी अब 20 रुपए हो गई। अब 20 रुपए में खरीदेंगे तो निश्चित रूप से 23-24 रुपए में आप बेचेंगे। तो ये लाल फीताशाही, फाइल चलनी चाहिए, काम हो चाहे न हो, फाइल चलनी चाहिए। लाल फीताशाही, फाइल में लाल फीता बांध करके जो कार्यवाही होती है उसको लाल फीताशाही कहते हैं। और कानून का अप्रभावी क्रियान्वयन। कानून है लेकिन उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं होता, ईमानदारी से नहीं होता। ये प्रशासनिक अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी कानून का उल्लंघन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उत्तरदायित्व का भाव ही नहीं है। और 10वां, विरोध के लिए विरोध करना। यह राजनीतिक विरोध की स्थिति है। विरोधी दलों का सोचना है कि हम विरोधी दल में हैं, इसलिए सरकार जो भी करेगी हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा करेगी तो भी करेंगे, और गलत करेगी या किसी प्रकार से गड़बड़ करेंगे तो भी विरोध करेंगे। हमारा काम विरोध करना है। तो विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति, ये बाधाएं हैं। सुशासन के मार्ग की, सुशासन के लिए कुछ शर्तें होती हैं। रिपीटेशन होगा, कुछ बातें देख लीजिएगा। सबसे पहले कानून संरचना की सुदृढ़ता। कानूनी संरचना, जो भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं, अपना काम करने के लिए जिस एक संरचना या संगठन की स्थापना करते हैं उसको सुदृढ़ होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे कटिबद्ध होना चाहिए। दूसरा, विधि के शासन की प्रभावशीलता। कानून का शासन ईमानदारी से लागू होना चाहिए। तीसरा, समर्पित प्रशासक वर्ग। जब तक प्रशासक समर्पित नहीं होगा, किसके प्रति? जनता के प्रति, जनता की सेवा के प्रति और संविधान और कानून के प्रति। मंत्रियों के प्रति नहीं, कानून और संविधान के प्रति जब तक समर्पित नहीं होगा
तब तक देश का भला नहीं हो सकता। फिर विकेंद्रीकरण, शक्तियां जितने बंटी होंगी काम उतनी अच्छी तरह से होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा, जनता की सक्रियता बढ़ेगी और प्रशासन की तानाशाही नहीं हो पाएगी। उत्तरदायित्व, हर क्षेत्र में उत्तरदायित्व होना चाहिए। आप जो भी काम करें उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। फिर पारदर्शिता, यदि आप कोई चीज छुपाते हैं मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। यदि सब चीजें ओपन हो तो पारदर्शिता होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन पेपर को ओपन कर दिया जाए, ये नहीं। परीक्षा होती है, प्रश्न पत्रों की में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, ये गोपनीय चीज है। तो प्रश्न पत्र तभी खुलना चाहिए जिस दिन परीक्षा हो और जब विद्यार्थी परीक्षा हाल में बैठ जाए, तब वहां पर पारदर्शिता का नियम लागू नहीं होता, लेकिन प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर शिकायती तंत्र की प्रभावशीलता, जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिकायती तंत्र होना चाहिए। आपको पता होगा कि पुलिस बुलाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर होता है 101 होता है, 100 दमकल का है, फायर ब्रिगेड का। 101 नंबर पर आप 50 बार फोन करिए, हमेशा वो फोन डेड मिलता है या इंगेज मिलता है। 24 घंटे उसको ऑन होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। लेकिन आप 101 नंबर पर कभी भी डायल करके देखिए, वो हमेशा फोन खराब ही मिलेगा। तो शिकायती तंत्र यदि ऐसा हो, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई परेशानी हो गई, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। प्रक्रिया का सरलीकरण, कोई भी काम सरल ढंग से होना चाहिए। 1991 के पहले एक छोटा सा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उद्योगपतियों को 1 साल लग जाता था। अभी थोड़ा सा उसको सरलीकृत किया गया है। तो प्रक्रिया सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी काम जल्दी से जल्दी किया जा सके। और अंतिम है जन सहभागिता। जन सहभागिता का होना आवश्यक है। तो ये है उसकी शर्तें। जब ये शर्तें पूरी होंगी तब सुशासन की स्थापना हो सकती है। तो अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि हम भारतीय हैं, अंग्रेजियत के रंग में रंगे हुए हैं। उन्होंने जो हमको संस्कार दिया, जैसा हमको पढ़ाया, उसी प्रकार से हम आचरण करने के लिए बाध्य हैं। तो सुशासन भारत में अभी दिल्ली दूर है की कहावत की अनुरूप है। इसी के साथ सुशासन का अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।